हम अपनी थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट में अभी बाकी के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि एंशिएंट अथॉरिटी से शुरू होगा। तो एट्थ पार्ट है एंशिएंट अथॉरिटी। हम एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में यही बात है कि आर्कियोलॉजिस्ट डिफरेंट टाइप के नोशंस आगे सामने रखते हैं, आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं कि किस तरह की सेंट्रल अथॉरिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन की मतलब हड़प्पन सोसाइटी में रही होगी। तो 3 मेजर व्यूज़ है जो आर्कियोलॉजिस्ट सामने रखते हैं। पहला व्यू ये कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हड़प्पन सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई रूलर नहीं था और सोसाइटी इक्वल स्टेटस था, सोसाइटी में सभी को इक्वल स्टेटस था जैसे कि आज की सोसाइटी में है। सेकंड ओपिनियन आर्कियोलॉजिस्ट का ये था कि वहाँ पर कोई एक सिंगल रूलर ना होकर हर एक सेटलमेंट का खुद का एक रूलर था, जैसे कि मोहनजोदड़ो का खुद का एक रूलर, हड़प्पा का खुद का एक रूलर और अलग अलग छोटी छोटी बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स का खुद का एक रूलर। तीसरा व्यू ये था आर्कियोलॉजिस्ट का कि शायद हड़प्पन सोसाइटी में कोई एक सिंगल स्टेट रहा होगा, मतलब सिंगल कोई एक किंग रहा होगा, क्योंकि इसको हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि किस तरह के आर्टिफैक्ट्स, जिस तरह के हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिस तरह की प्लान्ड सेटलमेंट्स हैं या फिर जिस तरह के स्टैंडर्डाइज रेशियो में ब्रिक्स है। तो इन बातों से ये थोड़ी थर्ड वाली चीज़ हम थोड़ा एक्सेप्ट होती लगती है। ये बात थोड़ी थर्ड व्यू हमें थोड़ा सही लगता है। जो लास्ट ओपिनियन जो भी मैंने बताया आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोई एक सिंगल किंग रहा होगा, उस पर वो इतना पॉसिबल, इतना एक्सेप्टेबल इसलिए भी है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हड़प्पन सोसाइटी में लिए जाते थे वो एंटायर कम्युनिटी एक साथ नहीं ले सकती थी। कोई एक किंग, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी ही इस तरह के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को लेती होगी। और ये पैलेसेस और किंग्स के बारे में बता रखा है। इस पॉइंट के अंदर यही बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है वो किसी तरह का कोई इमीडिएट आंसर नहीं प्रोवाइड करती है। लार्ज बिल्डिंग्स जो हड़प्पन सोसाइटी में मिली हैं वो ये नहीं बताती कि वो ये किसी तरह का कोई पैलेस रहा होगा या फिर ये किसी किंग से रिलेटेड या सेंट्रल अथॉरिटी से रिलेटेड रहा होगा, बट स्टिल किसी तरह के हम मतलब कुछ टाइप के हमें फिगर्स मिली है, स्टैचूज़ मिले हैं, जैसे ये प्रीस्ट किंग वाला फिगर 1.23 वाला। वो ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि कोई प्रीस्ट किंग, मतलब इसका नाम भी इसीलिए प्रीस्ट किंग रखा गया है कि हो सकता है कि शायद कोई किंग इनका रहा हो। इस बात के ऊपर ये थोड़ा एम्फेसिस करता है, या फिर किसी तरह का कोई ऐसा रहा हो जो पॉलिटिकल पावर को अपने कंट्रोल में रखता हो। अब हम बात करेंगे द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ये इस वाले पैसेज में यही बात जो मैंने अभी बताई थी कि सिंगल स्टेट वाली बात की कोई एक सिंगल राजा रहा होगा। और अब 9th पॉइंट है हमारा द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन ये कि मतलब अब इसके ऊपर भी अलग अलग नोशंस है आर्कियोलॉजिस्ट के कि किस तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होगी। जो हमें एविडेंस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो ये सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 1800 BCE तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो चुकी थी। क्योंकि 1800 BCE तक मैच्योर हड़प्पन जो साइट्स थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म, मतलब वहाँ उस जगह को छोड़ के लोग जा चुके थे, ख़त्म हो चुकी थी। और जो पॉपुलेशन थी, जो एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन हुआ था वो गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की तरफ होने लगा था। पॉपुलेशन मूव करके अबैंडन करके एरियाज़ को इन एरियाज़ की तरफ मूव कर गई थी, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी की तरफ। 1900 BCE के बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया था, जो थोड़ा बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट बचा था, सिविलाइजेशन का जो भी कुछ बच गया था वो भी ख़त्म होने लग गया था। 1900 BC एक तरीके से कम्प्लीटली एंड हो गया था उस चीज़ का। जैसे कि जो सिविलाइजेशन के जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे, जैसे कि वेट, सील्स और डिस्टेंट ट्रेड, ये सब ख़त्म होने लग गया था। जैसे राइटिंग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया था। हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स थी वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। जो मैच्योर हड़प्पन के बाद हम लेटर हड़प्पन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी वो भी ख़राब हो गई थी। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स अब बिल्कुल नहीं बन रहे थे, बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, कोई बना नहीं रहा था। और इस तरह से इस तरह के चेंजेस हमें इंडिकेट करते कि हो सकता है कि वो लोग रूरल वे ऑफ लाइफ में जाने लगे हो। इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग वो लोग नेगेटिव प्रोग्रेस की तरफ जा रहे होंगे, नेगेटिवली मूव कर रहे होंगे और वो शहर से गांव की तरफ मूव कर रहे होंगे।
कुछ एक्सप्लेनेशंस देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा। तो उसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि किस तरह का मतलब ओवर यूज़ ऑफ लैंड स्केप हुआ होगा या फिर ड्रॉट पड़ा होगा, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज। तो आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग तरह के रीज़न सामने रखते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि वो कम्प्लीटली ये बता सके कि किस तरह से इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ है। तो जो रीज़न्स है वो आर्कियोलॉजिस्ट ये पुट करते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन में चली गई। क्लाइमेट चेंज यानी टेम्परेचर में राइज़ हो गया होगा या टेम्परेचर डाउन चला गया होगा, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गया। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन उस समय ग्रो कर रही थी, तो हो सकता है कि उन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया हो एग्रीकल्चर की वजह से, और एक्सेसिव फ्लड्स होना शुरू हो गई थी। क्योंकि हम देख रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे और उनके ट्रिब्यूटरीज़ के किनारे ही बसा हुआ था। तो ऑफ कोर्स एक ये एक ऐसा मतलब एक्सेप्टेबल नोशन लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पे फ्लड्स आना शुरू हो गए हो, या फिर एक्सेसिव ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप। एग्रीकल्चर के लिए वो लोग लैंडस्केप का ज़्यादा यूज़ करने लग गए हो और सॉइल ख़राब हो गई हो, इसलिए वो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए डिक्लाइन में चला गई हड़प्पन सिविलाइजेशन। या फिर जो रिवर्स ने अपना पाथ चेंज कर लिया होगा। सिंपल सी बात है, रिवर्स अपना पाथ चेंज करती है, बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है, लेकिन जब होता है तो जिन जगहों से वो चेंज करती है वो जगह कम्प्लीटली डिवास्टेटेड डिस्ट्रक्शन में चली जाती है, और जिन जगहों पे वो चेंज होती है वो एरिया फ्लड से भर जाता है। और हड़प्पन स्टेट्स इसलिए भी ख़त्म हो सकता है क्योंकि जो एविडेंसेस मिले हैं कि मतलब उनका जो डिस्टिंक्टिव आर्ट था जैसे सील पोट्री, वो भी ख़त्म होने लग गया। इसी की वजह से भी इनका डिक्लाइन शुरू हो गया होगा। टेंथ पॉइंट है हमारा डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में बता रखा है कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। इस तरह की सिविलाइजेशन को पहले डिस्कवर क्यों नहीं किया गया, इसको डिस्कवर होने में इतना टाइम क्यों लग गया और चीज़ें। तो जो डिस्कवरी के बारे में बताते तो मेनली इसमें यही था कि इनके जो एरियाज़ थे ये लेट डिस्कवर हुए थे। इसमें एक पॉइंट दे रहा है ये 10.1 वाला, कनिंगम्स कन्फ्यूजन। कनिंगम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता था। उन्होंने 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू किया इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने के लिए, अर्ली इंडियन सिटीज़ के बारे में जानने के लिए। तो इनका जो इंटरेस्ट था, मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में, वो था अर्ली हिस्ट्री, जो कि 16th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BCE के बीच और उसके बाद के पीरियड को स्टडी करने के लिए उनका ये इंटरेस्ट था। उससे पहले के बारे में इनका कोई आइडिया नहीं था कि शायद इससे पहले भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी। उन्होंने जो अलग अलग अकाउंट्स जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में जो आए थे 4th और 7th सेंचुरी के बीच में, उनके अकाउंट्स को इन्होंने पढ़ा, उनके अकाउंट्स को कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट किया और इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट किया उनके सर्वेस के दौरान। और उस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया बिटवीन 6th सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी के बीच के टाइम के ऊपर। साइट्स लाइक हड़प्पा, उनकी जब हड़प्पा जो साइट है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी सेट नहीं हो रही थी, तो उनका ध्यान कहीं जाने ही वाला नहीं था। उनको किसी तरह का आइडिया नहीं था कि हो सकता है इससे पहले भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी। ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स 19th सेंचुरी तक मिलना शुरू हो गए थे, खुदाई के दौरान 19th सेंचुरी तक मिलते थे और वो कनिंघम तक भी पहुँचे थे। लेकिन कनिंघम ने कभी उनकी वैल्यू को नहीं समझा, क्योंकि उनका जो मेन, शुरू में अभी हमने पढ़ लिया, क्योंकि उनका जो मेन आइडिया, जो उनका इंटरेस्ट का एरिया जो था वो 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BC के बीच में ही सिमट के रह गया था। और उन्होंने इन चीज़ की वैल्यू कभी नहीं समझी, क्योंकि जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो डॉक्यूमेंट्स छोड़ के गए थे उनके अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कहीं भी कोई भी मतलब एड्रेस नहीं कर रखा था, उस बात को कहीं बता नहीं रखा था, कहीं भी उल्लेख नहीं था। तब ही एक इंग्लिश मैन ने हड़प्पन सील ला के कनिंघम को दी।
ये जो हड़प्पन सील जो कनिंघम ने स्केच बनाया है हड़प्पन सील का फिगर 1.24 में, ये वाली सील उनके हाथ में लगी थी जब, तब भी उन्होंने मतलब इसको अपने 4th सेंचुरी और 6th सेंचुरी के BC के बीच में इसे सेट करने की कोशिश की कि ये सील शायद लेटर हिस्ट्री का पार्ट होगी, लेकिन वो कहीं सेट नहीं हो रही थी। उनका ये मानना था कि इंडियन हिस्ट्री गंगा वैली से शुरू हुई है, गैंगस वैली से शुरू हुई है, और जो पहली सिटीज़ थी वो गंगा वैली से शुरू हुई है, ना कि इससे पहले कोई सिविलाइजेशन थी। सो उन्होंने हड़प्पा की जितनी भी सिग्निफिकेंस थी वो सब लूज़ कर दी थी, मिस कर दी थी। तो अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन 10.2 का ये पार्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें ऐसा कि 2 अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया है, दयाराम सहनी एंड रखाल दास बनर्जी। ये 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन लोगों को अलग अलग जगह से सिमिलर सील्स मिलती है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो से सेम सील्स मिलती है, सिमिलर लुकिंग सील्स मिलती है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो से एक्सकेवेशन के टाइम पे। तब इनकी जो सील्स की जो फाइंडिंग होती है, तो उस टाइम पर 1924 में जॉन मार्शल, जो कि उस समय के डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने वर्ल्ड के सामने इस डिस्कवरी की अनाउंसमेंट की कि उन लोगों ने एक न्यू सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली में एक न्यू सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोज लिया है, डिस्कवर किया है। मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे और ख़ुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका जो एविडेंस कलेक्ट करने का जो तरीका था वो कुछ इस तरीके से था कि वो रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में खुदाई करते थे, एक्सकेवेट करते थे, और यूनिफॉर्मली मेजर करके माउंट्स को खोदते थे, और स्टैटिग्राफी, जो साइट की जो स्टैटिग्राफी होती है, लेयर बाय लेयर स्टडी, उसको वो छोड़ देते थे। और यानी कि लेयर बाय लेयर स्टडी करना और उस लेयर बाय लेयर में जो सामान मिलता है उनको अलग अलग रखना, उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। इसकी वजह से जो भी अलग अलग लेयर्स पे जो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, उन्होंने उन सबको एक साथ ही ग्रुप में खड़ा कर दिया, मतलब एक साथ ही ग्रुप में रख दिया, और इसकी वजह से बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई। और उसके बाद में उनके बाद में REM व्हीलर करके एक और आर्कियोलॉजिस्ट आए। उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, पहले इस प्रॉब्लम को समझा कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्या ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। उन्होंने देखा कि स्टैटिग्राफी की जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, स्टैटिग्राफी को कंप्लीट करना, स्टैटिग्राफी माउंट की स्टैटिग्राफी ज़्यादा ज़रूरी है देन उसको मैकेनिकली डिग करना अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर उन्होंने स्टैटिग्राफी पे ध्यान दिया और बाकी कुछ जो भी बची कुछ जो नॉलेज थी, बाकी कुछ बची कुछ जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी उसे कलेक्ट किया। और अब इसमें इतना ही है। अब सेकंड लास्ट आता है कि न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। ये वही वाला पार्ट है जो मैंने 1-2 लाइन में समझा दिया कि कौन REM व्हीलर, जो कि 1944 में ASI के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने पहले एक्स आर्मी ब्रिगेडियर भी थे वो, और उन्होंने किस तरह से मतलब स्टैटिग्राफी की इम्पोर्टेंस को समझा, और हड़प्पा में और अलग अलग जगह पे उन्होंने डिस्कवर एक्सकेवेशन किया और अलग अलग जगह को डिस्कवर किया, आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए। अब 11 पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। किस तरह की प्रॉब्लम्स पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने में आर्कियोलॉजिस्ट को होती थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमने देखा कि जो स्क्रिप्ट थी वो हेल्पफुल नहीं है हम लोगों के लिए इस समय, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक टिल डेट अनडेसिफर्ड है। जो मटेरियल्स मिलते थे उन्हीं की मदद से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की मदद से हड़प्पन लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। जैसे कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे, क्लोथ, लेदर, वुड, वो तो डिकम्पोज हो गए, लेकिन जो स्टोन था, ऑर्गेनिक बर्न्ड क्ले हो गया या फिर मेटल हो गया, वो सर्वाइव कर गया। मटेरियल्स जैसे कि पोट्री हो गया, टूल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स वो अवेलेबल थे। इसकी वजह से हम लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए वो उन लोगों की। और जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आर्टिफैक्ट रिकवर करना तो सिर्फ उनके काम का शुरुआत का पहला स्टेप है। अब उनको क्लासिफाई करना
उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनता है। जो सेकंड काम करते हैं वो क्लासीफाई करना, क्योंकि उनको क्लासीफाई करने के लिए वो देखते हैं कि उनकी इन टर्म्स ऑफ फंक्शन वो किस तरह काम करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते थे वेदर और नॉट कि ये आर्टिफैक्ट एक टूल है या फिर ये एक ऑर्नामेंट है, या फिर ये दोनों का ही काम करता था, ये दोनों टूल भी था ऑर्नामेंट भी था, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ थी जो रिचुअल पर्पज़ के लिए, रिचुअल यूज़ के लिए जिसकी पूजा की जाती थी। हम मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिफैक्ट आज के टाइम पे जो चीज़ें हैं उनको हम पास्ट से कनेक्ट करके देखने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे कि आज के टाइम पे बीड्स होते, कॉर्न्स होते, स्टोन ब्लेड्स जो पुराने रखे हुए, या फिर जो पॉट्स है, वो ऑब्वियस एग्जांपल है कि आज की चीज़ों से हम पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं शेप कर पाते हैं, पास्ट को हम शेप कर पाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि मतलब किस तरह की कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें एक्सकेवेट की गई है, किस तरह की चीज़ों में एक्सकेवेशन के टाइम वो चीज़ें मिली है। जैसे कि कोई चीज़, कोई ऑर्नामेंट, कोई टूल उन्हें हाउस के अंदर मिला है, उन्हें ड्रेन के अंदर मिला है, या फिर किसी ग्रेव के अंदर मिला है। हाउस के अंदर मिला होगा तो यानी हाउस के काम की चीज़ होगी, ड्रेन में मिला यानी डिस्कार्डेड मटेरियल होगा, ग्रेव में मिला यानी वो लाइफ आफ्टर लाइफ वाली बात हो गई, या फिर इकोनॉमिक या सोशल डिफरेंसेस थे उन चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। जो प्रॉब्लम्स, सबसे मेन जो प्रॉब्लम आई थी आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में, वो ये थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में। बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से कि वो किसी तरह रिलीजियस बिलीफ को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, जैसे कि सील्स को एग्जामिन करके सील्स के ऊपर जो रिचुअल्स डिपिक्ट किए गए हैं उनको देखकर, प्लांट मोटिव्स जो बने हुए हैं, पेड़ बने हुए, पौधे बने हुए सील्स के ऊपर, उनसे ये पता चलता है कि शायद वो लोग नेचर वर्शिप में ज़्यादा बिलीव करते थे। नेचर वर्शिप में आर्कियोलॉजिस्ट जब कोई चीज़ रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर रिलीजन प्रैक्टिसेस को या फिर किसी भी तरह की प्रैक्टिस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो पैरेलल जाना ज़्यादा कोशिश करते हैं, जैसे कि नोन टू अननोन में जंप करना, या फिर प्रेजेंट टू पास्ट में आज के सिचुएशन को पास्ट के सिचुएशन के साथ पैरेलल रखकर देखना कि आज जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है क्या वो पहले प्रैक्टिस होती थी, उन सील से पता चल रहा है उन्हें। अब जैसे वो क्लासीफाई करते हैं फाइंड्स में, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन अभी मैंने बताया कि वो किस तरह से मतलब रिलीजियस प्रॉब्लम उन्हें खड़ी हुई रिलीजियस प्रैक्टिसेस को खड़ा करना। फिगर 1.26 मदर गॉडेस, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे कि इस फिगर से रिलेटेड उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई, प्रोटो शिवा से रिलेटेड उन्हें क्या मतलब क्या आइडिया सजेस्ट किया उन्होंने। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो अटेम्प्ट्स किए रिकंस्ट्रक्ट करने की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हड़प्पन पीपल की, तो उन्हें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले उनसे उन्हें इनॉर्मस इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे पॉट्स है, कोयंस है, बीड्स है, हड़प्पन साइड से जो भी ग्रेव्स में सामान मिला उनसे वो एक इनॉर्मस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। ट्रेसेस ऑफ कॉटन के जो ट्रेसेस थे और जो ड्रेस थे वो सील्स पे डिपिक्ट किए गए हैं, सील्स पे दिखाया गया है कि किस तरह का वो मटेरियल यूज़ करते थे पहनने के लिए, तो उससे वो बता पाए कि किस तरह का वो क्लोथिंग मटेरियल यूज़ करते थे हड़प्पन पीपल। टेराकोटा फिगराइन है एक यहाँ पे वुमेन की, जिसमें मतलब इंडिकेट किया गया है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। यहाँ पे ये हेवीली ज्वेल्ड दिखाया गया है, इन्होंने क्राउन टाइप कुछ पहन रखा है, गले में बहुत सारी मालाएं हैं, है ना। तो इन चीज़ से लगता है कि ये कम्प्लीटली मतलब वर्शिप के लिए थी ये फिगराइन, टेराकोटा फिगराइन, और इसकी वर्शिप की जाती थी। प्लांट मोटिव्स जो कि सील्स के ऊपर मिलते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि नेचर की वर्शिप में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बिलीव करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के टाइम पे कुछ और स्टोन्स टाइप चीज़ें मिली है जिन्हें वो शुरू में तो उन्होंने सोचा कि ये चेस का हिस्सा हो सकता है, मतलब चेस के या फिर किसी बोर्ड गेम के स्टोन्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और आज की सिचुएशन के साथ उन्हें कंटिन्यू करने की कोशिश की, मतलब पैरेलल बैठाने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि हो सकता है वो लोग इससे लिंगा वर्शिप करते होंगे। लिंगा मतलब तो आज हिंदुज़म में जो गॉड है लॉर्ड शिवा,
उनकी वर्शिप के लिए लिंगा वर्शिप करते होंगे या फिर और एक और अलग से एक और सील मिली है जो ये प्रोटोशिवा शील मिली है। इसमें एक फिगर दिख रही है, इस फिगर एक योगिक पोस्चर में है और इस फिगर के चारों तरफ एनिमल्स दिखा रखे हैं। सिर्फ एक ऐसी ये अकेली सील नहीं है, ऐसी बहुत सारी सील है जिनमें ऐसी योगिक पोस्चर में एक फिगर को दिखाया गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है ये मेजर डाइटीज़ जो हिंदुइज्म में मेजर डाइटी है शिवा, उनका एक मतलब प्रोटो शिवा उनकी एक अर्ली फॉर्म है। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है। कई बार उनको सील्स पे अलग अलग तरह के मिथिकल और कंपोजिट क्रिएचर भी देखने को मिले हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न रियल में तो एग्जिस्ट करते नहीं हैं। यानी आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि वो लोग यूनिकॉर्न जैसे एनिमल में बिलीव करते हो, उसकी वर्शिप करते हो। आर्कियोलॉजिस्ट को 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, जैसे कि फायर एल्टार्स जो कि कालीबंगन से मिले हैं और लोथाल से मिले हैं, या फिर तो ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदड़ो में अभी हमने आगे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था ग्रेट बाथ के बारे में। ये चीज़ें रिचुअल यूजेस के लिए यूज़ होती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ से ये सजेस्ट और मतलब रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए रिलीजियस प्रैक्टिसेस हड़प्पन पीपल की। स्टिल कम्प्लीटली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट से क्या क्या पता चलेगा वो आगे पता चलेगा जब हम स्क्रिप्ट को कम्प्लीटली डेसिफर कर पाएंगे। जिन लिंगास की मैं बात कर रहा था वो ये हैं गेम्समैन और लिंगास। तो ये लिंगास मतलब स्मॉल लिंगा की तरह लगता है, लेकिन जिस तरह की ये क्रॉस कट पे रखा हुआ है उस चीज़ से ये लगता है कि ये किसी बोर्ड गेम का हिस्सा भी हो सकते हैं। ये फिगर 1.29 में हम देख रहे हैं टेराकोटा कार्ट के बारे में। तो यानी वो लोग बुलक कार्ट के बारे में जानते थे और वो लोग ट्रांसपोर्टेशन को मतलब अंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।